आपको याद है जुलाई 1, 2017 में जीएसटी लागू होने की घोषणा की गई थी। अगर हम जीएसटी के ऑफिशियल एक्ट को देखें तो उसके नीचे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के सिग्नेचर्स हैं। क्या इसका ये मतलब है कि उस ऑफिशियल ने अकेले अपने मन से जीएसटी लागू करने का निर्णय ले लिया? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े निर्णय के पीछे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहे होंगे। कौन डिसाइड करता है कि कोई लॉ आना है, कौन उस लॉ को लेकर आता है और कौन ये तय करता है कि उस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद देश के सभी नागरिक अच्छी तरह से उसे फॉलो करें? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हर नागरिक को बोलने का, अपने मत को सामने लाने का हक है। इसीलिए ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लें ताकि ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। और यहीं पे 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब आप पूछेंगे कि इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का मतलब ही है बड़े सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेसेस, ये करना है, ये नहीं करना है, बहुत सारा टाइम लगता है इंस्टीट्यूशंस में काम करने के लिए, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? लेकिन जब हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे करोड़ों की आबादी है, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ पर्टिकुलर काम कुछ पर्टिकुलर लोगों को सौंप दें ताकि वो काम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। और ठीक इसी तरीके से इन 3 संस्थाओं को बनाया गया है। लेजिस्लेचर, जिसे ये काम सौंपा गया है कि उसे लॉ बनाना है, यानी कि लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव, इसे ये काम सौंपा गया है कि उसे एग्जीक्यूट करना है, जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाया है उसे इसे एग्जीक्यूट करना है। तीसरा, जुडिशियरी, यानी कि जो इस बात पे ध्यान देता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाया और एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया उसका पालन अच्छे से देश के सभी नागरिक करें। किसी भी तरह का संघर्ष, विद्रोह लोगों में आए तो उसका सुलह करें, तो वो करता है जुडिशियरी। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे बनते हैं। उससे पहले अभी हम ये समझेंगे कि ये 3 जो संस्थाएं हैं इनका काम कहाँ पे आता है, और इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी रोल आउट की। सन 2000 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था और एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। इससे पहले कि हम जीएसटी के बारे में और ज़्यादा बात करें, ये जान लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस होते हैं उन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स लाया जाए, जिससे डबल टैक्सेशन से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी खत्म हो जाए। तो उस समय ऐसा माना गया था कि अप्रैल 2010 में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वैसा नहीं हो पाया। तो फाइनली 3 अगस्त 2016 में जीएसटी का ये बिल पास हुआ राज्यसभा से। उसके बाद 8 अगस्त 2016 में ये बिल पास हुआ लोकसभा से। उसके बाद सभी राज्यों से सहमति लेने के बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को पास किया सितंबर 2016 में। तो ये जो यहाँ तक का जो काम था ये था लेजिस्लेटिव का, यानी कि जिन लोगों ने ये तय किया कि हाँ ये जो जीएसटी का जो लॉ है ये लॉ आना चाहिए, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। उसके आगे ये जो बिल था ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट बन गया, 101 एक्ट बन गया। उसके बाद गेजेट ऑफ इंडिया जो कि एक सार्वजनिक पत्रिका है जो सरकार के सभी ऑफिशियल सूचनाओं को प्रिंट करती है, तो वहाँ पे खबर भेजा गया और फिर जो उस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स थे उन लोगों ने इस पूरे एक्ट को ड्राफ्ट किया, उस पर अपने सिग्नेचर्स डाले। तो यही वो सिग्नेचर है जो हम जीएसटी के ऑफिशियल एक्ट पे देखते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि अब देश के जो नागरिक हैं वो सभी जीएसटी को फॉलो करें, सही टाइम पे जीएसटी फाइल करें, सही तरीके से फाइल करें। तो ये यहाँ पे हमने जितने भी लोगों को देखा इन सभी डिपार्टमेंट ने साथ में मिल करके ये जीएसटी का जो एक्ट था इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया। तो ये थे एग्जीक्यूटिव। अब जीएसटी लागू तो हो गया, लेकिन देश में काफ़ी सारे ऐसे नागरिक थे जो इससे खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीएसटी में काफ़ी खामियां हैं
और इसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी लोग जो है कोर्ट में केसेस फाइल करने लगे, मामले दर्ज करने लगे। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था जो कॉम्पेंसेशन टैक्स के अगेंस्ट फाइल किया गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया वो भी कॉम्पेंसेशन टैक्स के अगेंस्ट ही सुनाया। लेकिन जब उसी केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कॉम्पेंसेशन टैक्स के फेवर में सुनाया, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को ही फाइनल मान लिया गया। तो इस जीएसटी के उदाहरण से हमने ये देखा कि जीएसटी को अमल में लाने के लिए सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव का रोल था, जिन्होंने ये तय किया कि इसे लागू करना है। उसके बाद रोल था एग्जीक्यूटिव का, जिसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साथ में मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करने में जुट गए। और उसके बाद रोल था जुडिशियरी का, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये लॉ लागू हो जाने के बाद अगर देश में किसी भी तरह का संघर्ष विद्रोह आता है तो उन सब का सुलह करने के लिए जुडिशियरी है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं सरकार के एक ऐसे ऑर्डर का जो काफ़ी पॉपुलर भी रहा और काफ़ी समय तक काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा। अगस्त 1990 में सरकार ने एक ऑर्डर लागू किया जिसके तहत 27% ऑफ द सीट्स अंडर सिविल सर्विसेज और सरकारी सभी नौकरियों के अंदर आरक्षित कर दिए गए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए। इसके पहले तक जो आरक्षण था वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स तक ही सीमित था। तो इतना बड़ा जो डिसीजन लिया गया, ये किसने लिया? जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी काफ़ी सारे लोग जुट गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से लागू हुआ। 1979 में सरकार ने नियुक्त किया था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को एक काम दिया गया था कि जितने भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उनके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी थोड़ी उन्नति हो सके। 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन दिया, एक सलाह दी आरक्षण का। काफ़ी सालों तक इस पर चर्चा होती रही पार्लियामेंट में, परंतु ये पास नहीं हुआ, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद आया 1989 का लोकसभा इलेक्शन, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा दावा किया कि अगर उस बार के लोकसभा इलेक्शंस वो जीत गए तो वो ज़रूर ही मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करा देंगे, यानी कि आरक्षण इम्प्लीमेंट कर देंगे। जनता शायद काफ़ी प्रभावित हो गई थी और उस साल वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई। और पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आते ही जो आरक्षण का ये बिल था, ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि मंडल कमीशन के सलाह को यानी कि आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा लेजिस्लेटिव, जहाँ पे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब ने बोल दिया, सब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ अब हम इसे लागू कर देंगे। इसके बाद जो कैबिनेट थी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ने भी ऑफिशियली बोला कि वो इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, और फाइनली 7 अगस्त 1990 को प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन जो है ये ऑफिशियली लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद इस खबर को पहुंचा दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल में, जहां के सीनियर ऑफिसर्स ने मिलके इसे ड्राफ्ट किया, इस पे सिग्नेचर्स किए और फाइनली ये एक्ट को बनाया। इतना ही नहीं, सरकार के अंदर जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हो, सभी जगह ये रिजर्वेशन का जो रूल था ये लागू होना था। इनफैक्ट आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि जितने भी ये पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, इन सभी में ये रिजर्वेशन आज भी होता है, क्योंकि सरकारी सभी डिपार्टमेंट को इसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सारे सिविल सर्वेंट्स ने मिल करके इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया। इसके बाद ये इम्प्लीमेंट तो हो गया, लागू तो हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ? जो देश में जो नागरिक थे वहाँ उनके बीच में बड़ी हलचल मच गई, क्योंकि कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्हें इस आरक्षण से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उनका ये कहना था कि
इंसान के टैलेंट को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, ना कि आरक्षण को। कुछ तो वैसे लोग थे जिन्हें इस आरक्षण से फ़ायदा हो रहा था, तो उनका ये कहना था कि चूंकि हम वैसे ही पिछड़े वर्ग से हैं, हमारी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हमें तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़े आने लगे, तो उन दिनों कोर्ट में काफ़ी सारे मामले दर्ज होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की पार्टी की सुनी और उसके बाद उसने अपना फैसला सुनाया कि सरकार का जो ये ऑर्डर था ये बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल वैलिड था। लेकिन देश में लोगों के बीच में जो ये डिससैटिस्फैक्शन था, जो ये नाखुशी थी, इसको देखते हुए 1993 में सरकार ने एक और मेमोरेंडम निकाला, एक और ऑर्डर निकाला, जिसके तहत उन्होंने बड़े ही क्लियरली ये मेंशन कर दिया कि जितने भी वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, जितनी भी इस तरह की फैमिलीज़ हैं जिनका कंडीशन अच्छा है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, इस तरह की फैमिलीज़ को ये रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि शुरू में जब इसे लागू करना था तो किसका रोल था? लेजिस्लेटिव, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करना था तो काम पड़ा एग्जीक्यूटिव का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, ये लोग आए। और उसके बाद जब ये लागू हो गया, उसके बाद देश में लोगों के बीच में जो भी तनाव आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उनको सॉल्व करने के लिए था जुडिशरी। इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतंत्र में, लोगों का राज होता है और लोग राज करते हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधि के थ्रू। और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये एक या दो नहीं है, ये कई सारे हैं। तो इतने सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो प्रतिनिधि हैं, इन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां ये बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और फिर डिसीजंस ले सकते हैं, और ये जगह है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार को इस तरीके से ड्राइव करते हैं, सरकार को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं ताकि सरकार वैसे ही चले जैसे लोग चलाना चाहते हो। पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, शायद आपने देखा होगा नई दिल्ली में। अगर आपने नहीं भी देखा है तो उसकी पिक्चर ज़रूर देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो एक्सप्लोर ज़रूर करें। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, इसी तरह से हर एक स्टेट के अंदर स्टेट लेवल पे भी एक लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेचर। इनफैक्ट अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली को अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में कहा जाता है विधानसभा, कर्नाटका में कहा जाता है विधान सौदा, केरला में कहा जाता है नियमा सभा, और इसी तरह अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पार्लियामेंट के रोल्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट के कौन कौन से काम होते हैं। पार्लियामेंट यानी कि संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। पहली बात, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट नई लॉज बनाती है, नए कानून बनाती है, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको एडिट भी करती है, उनमें चेंजेस भी लाती है, और ये सारे ही लॉज सभी को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ तक कि सरकार को भी फॉलो करना होता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट का गवर्नमेंट पे कंट्रोल होता है, मतलब पार्लियामेंट एक तरीके से सरकार को कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट के अंदर होते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, और ये प्रतिनिधि अलग अलग राज्य से होते हैं। तो ये सरकार का ध्यान उन मुद्दों पे खींच के लाते हैं जिन पे लोग चाहते हैं कि सरकार काम करे। इतना ही नहीं, कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसी लॉ सरकार पास कभी कर ही नहीं सकती है जब तक वो पहले पार्लियामेंट में ना आए। अगर आप जल्दी से मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बारे में याद करें तो उन्होंने जो अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में, वो सबसे पहले पार्लियामेंट में ही डिस्कस किया गया था। और जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ने उसे पास किया था, उसके बाद ही उसे लागू किया गया था मिनिस्टर्स के थ्रू। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पे सारे डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहसा बहसी होता है किसी भी टॉपिक को लेके। ऐसी बहसा बहसी होना बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि जो भी डिसीजन सरकार लेने जा रही है उसके पॉजिटिव, यानी कि उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या है।
अगर तर्क वितर्क या फिर अगर बहसा बहसी डिस्कशंस ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में ना हो, फिर तो जो भी पार्टी शासन में है वो अपना मनचाहा कुछ भी डिसीजन ले सकती है। तो सरकार पे चेक रखने के लिए ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में डिबेट्स और डिस्कशंस होते रहें। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, लोक मतलब लोग, पीपल, इसीलिए कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जनता खुद से चुनती है इलेक्शन के थ्रू, जो कि लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शन के नाम से जानी जाती है। लोकसभा के अंदर कुल मिला के 545 सीट्स होती हैं, जिसमें से 543 सीट्स इलेक्शन के थ्रू आती हैं और 2 सीट्स को राष्ट्रपति डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है वो फिक्स्ड 5 साल का होता है, उस दिन से लेकर के जिस दिन वो अपॉइंट हुए हैं। लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि लोकसभा की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है हर 5 साल में। तो 5 साल के बाद क्या होता है, दोबारा जनरल इलेक्शन होता है और नए तरीके से नए मेंबर्स आते हैं और फिर से वो नई लोकसभा बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति अगर चाहें तो लोकसभा को किसी भी कारण से इस 5 साल से पहले भी डिसॉल्व करा सकते हैं, मतलब लोकसभा की लाइफ को एंड बीच में भी करा सकते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, बट ऐसा सिर्फ हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा के जो ये 545 मेंबर्स हैं, इनमें से एक मेंबर चुना जाता है जो बनता है लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर जो है वो लोकसभा में सबसे उच्च पद में होता है और सभी लोग उसकी बात को मान के चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्पीकर है वो पॉलिटिकली इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब वो किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करना चाहिए, वो सबके लिए बराबर राय देना चाहिए। और स्पीकर का सबसे बड़ा रोल होता है जब लोकसभा के अंदर बहुत ज़्यादा बहसा बहसी और डिस्कशंस चलती हैं, वो चलने के बावजूद भी वो हाउस के अंदर शांति बनाए रखे। लोकसभा में एक और अहम भूमिका निभाते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का होना अनिवार्य है किसी भी लोकतंत्र में, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही होता है कि सरकार जो भी डिसीजन ले रहा है उस पर सवाल उठाना कि वो डिसीजन लेना किस हद तक सही है, वो डिसीजन लेना किस हद तक गलत है। क्योंकि अगर ऑपोजिशन ना हो फिर तो जो सरकार चला रही है वो अपने मन मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ द स्टेट्स। राज्य माने स्टेट। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको लोग चुनते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? लोग चुनते हैं एमएलएज यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और ये जो एमएलएज होते हैं अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, ये एमएलएज चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा में कुल मिला के 245 सीट्स होती हैं, जिसमें से 233 सीट्स इलेक्टेड होती हैं और बाकी 12 सीट्स जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट की जाती हैं। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो लोग 6 साल के लिए रहते हैं, बट यहाँ पे एक कैच है, ये एक फिक्स्ड 6 साल नहीं होता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, और जब ये 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं तो दोबारा इलेक्शन होके नए मेंबर्स आते हैं हर तीसरे साल की शुरुआत में। इसका ये मतलब है कि किसी भी समय में ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा के सारे मेंबर्स रिटायर होकर सारे के सारे नए मेंबर्स आए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमेशा किसी भी समय पे राज्यसभा में कुछ पुराने मेंबर्स होते ही हैं और 1/3 सिर्फ नए मेंबर्स आते हैं। तो इस वजह से राज्यसभा को कहा जाता है परमानेंट हाउस, क्योंकि किसी भी समय पे राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, जो कि लोकसभा के केस में ट्रू नहीं है। लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है हर 5 साल में। जिस तरह लोकसभा में एक स्पीकर होता है उसी तरह राज्यसभा में होता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन राज्यसभा का हेड माना जाता है और वो रोज के जो भी एक्टिविटीज राज्यसभा में होते हैं उसको कंट्रोल और मॉनिटर करता है। अब अगर हम पावर की बात करें, कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा पावर है, लोकसभा या राज्यसभा? इसको गेस करने के लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ। लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
अब ये जान के अगर मैं आपको गेस करने के लिए बोलूं कि किस हाउस के पास ज़्यादा पावर है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे कि अपर हाउस के पास ही ज़्यादा पावर होना चाहिए, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है कई मामलों में। फिर आप पूछेंगे तो फिर नाम ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि ये जो नाम है लोअर हाउस और अपर हाउस, ये बहुत पुराने समय से ऐसे ही कहा, मतलब लोग ऐसे ही कहते चले आ रहे हैं, तो ये प्रथा चल रही है। लेकिन अगर हम पावर्स की बात करें तो देखते हैं कि कैसे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स है। सबसे पहली बात, किसी भी बिल को पास होने के लिए दोनों ही हाउसेस को उसे पास करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बिल आ गया जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सहमत नहीं हुए, लोकसभा ने कह दिया हाँ, राज्यसभा ने कह दिया ना, तो ऐसे केसेस में एक जॉइंट मीटिंग होती है जहां लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स आते हैं और साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। जनरली देखा जाता है कि इसमें वही होता है जो लोकसभा चाहती है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो लोग हैं वो कितने हैं, 545, और राज्यसभा के अंदर सिर्फ 245, तो लोकसभा में करीब करीब राज्यसभा के दुगुने लोग हैं, तो इसीलिए अधिकतर समय पे लोकसभा जो चाहती है वही होता है। दूसरी बात, जहाँ तक मनी मैटर्स की बात आती है उसमें लोकसभा के पास काफ़ी पावर है। कोई भी बजट अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा उसे कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है, राज्यसभा को उसे पास करना ही होगा। लोकसभा का पूरा कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पे भी, प्राइम मिनिस्टर पे भी। प्रधानमंत्री तो चुने ही जाते हैं लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू, जिसे लोकसभा का मेजॉरिटी मिलता है वो बनता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के पास ये भी पावर होता है कि वो प्रधानमंत्री को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करवा सके। अगर लोकसभा ये कहे कि उन्हें नो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर पे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन भी करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेजिस्लेटिव के अंदर आता है लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं, वो हेड करते हैं पूरे लेजिस्लेटिव को। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सके उसके टर्म पूरे होने से पहले। पार्लियामेंट यानी कि संसद लॉज यानी कि कानून बनाती हैं। सवाल ये उठता है कि ये जितने लॉज बनते हैं इनको निष्पादित कौन करता है, यानी कि लॉज को एग्जीक्यूट कौन करता है? बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में होते कौन से लोग हैं? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। वो जो है वो सब फाइनल डिसीजंस लेते हैं और उनका एग्जीक्यूट करने का जिम्मा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो डिसीजन लेते हैं, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट कैसे बने? प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ज़रूर लेते हैं, बट वो अपने मन मर्जी कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो वही एग्जीक्यूट करते हैं जिसका डिसीजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिया है, यानी कि एक तरह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सारी विशेस को पूरा करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जितने मिनिस्टर्स होते हैं ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं और जो लॉज बनी हुई हैं उनको अलग अलग एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि कोई मिनिस्टर एजुकेशन देखता है, तो कोई एग्रीकल्चर, तो कोई रेलवेज, इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में वो काम करते हैं। इसके अलावा एक अहम भूमिका निभाते हैं सिविल सर्वेंट्स। ये सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो मिनिस्टर्स के ऑर्डर्स का फॉलो करते हैं और डे टू डे जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनका ओनरशिप लेते हैं। ये सिविल सर्वेंट्स के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं अलग अलग रैंक के, और सभी जो हैं इस तरह के डेली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को पूरा करते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिन्हें जनता चुनती है इलेक्शन के थ्रू, और इन्हें चुना जाता है एक फिक्स्ड समय के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए इन्हें चुना जाता है। इसके अलावा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनका अपॉइंटमेंट होता है, इन्हें जनता चुनती नहीं है इलेक्शन के थ्रू, इनका अपॉइंटमेंट होता है बहुत सारे एग्जाम्स के बेसिस पे। जैसे सिविल सर्विसेज हैं, इनके लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू इनका सिलेक्शन होता है, बट एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक सर्विस में रहते हैं। एक मज़ेदार बात यह है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, लेकिन ये काम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो फिर ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोगों का जो चॉइस है उसको सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है। तो चूंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो है जिसे लोग चुनते हैं, तो लोगों का ये मानना है कि ये हमारे चुने हुए जो लोग हैं इन्हें ही सबसे अच्छे तरीके से पता है कि देश को कैसे चलाना है। भले ही इन्हें जो अलग अलग सब्जेक्ट है उन विषयों पे बहुत ज़्यादा ज्ञान ना भी हो, बट इन्हें ये ज़रूर पता है कि देश के लिए ओवरऑल कौन सा डिसीजन सही रहेगा। हालांकि ये जितने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं ये किसी भी समय परमानेंट एग्जीक्यूटिव की राय सलाह ले सकते हैं ताकि वो उनका एक्सपर्टीज यूज़ कर सके और सही डिसीजन ले सके। द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं एग्जीक्यूटिव के हेड। आमतौर पे हम अक्सर कहते हैं भारत सरकार, तो ये सरकार जो है इसको हम जनरली यूज़ करते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। प्रधानमंत्री को लोग डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू तो नहीं चुनते हैं, इन्हें अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने किसी भी मनचाहा कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। प्रेसिडेंट उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो या फिर जिस लीडर को लोकसभा में मेजॉरिटी मिले। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो देश की जनता है वो चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को, मेंबर्स को, और इनमें से ये जो मेंबर्स है ये जिनको मेजॉरिटी देते हैं वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर कितने टाइम तक अपने पद में रहता है? तो ये टर्म जनरली 5 साल का होता है, यानी कि जब तक वो उस मेजॉरिटी पार्टी का लीडर बना रहे और वो मेजॉरिटी पार्टी पावर में हो। तो जनरली इसमें 5 साल का कैप है। 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होता है और दोबारा से एक नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर्स होती हैं या फिर इनके रोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये कैबिनेट मीटिंग्स के हेड होते हैं। दूसरी बात, ये दूसरे मिनिस्टर्स को काम सौंपते हैं और उसकी निगरानी भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है कि ज़रूरत पड़ने पे वे दूसरे मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा है, तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर होता है और इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे चूंकि प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर होता है तो इसे कई बार प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के जो पावर होते हैं ये कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ अलग होता है अगर हम कंपेयर करें सिंगल मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट से। तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को किसी को आंसर नहीं करना पड़ता है, वो वही डिसीजन ले सकते हैं, उसी डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो उनका मन हो। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट है जहाँ पे एक से अधिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को दूसरी जो उसके मित्र पार्टी हैं उनके नेता, उस पार्टी के जितने लोग हैं उनकी भी राय लेनी पड़ती है। तो इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर के पावर्स होते हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है कोलिशन गवर्नमेंट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अंदर आते हैं मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री अलग अलग रैंक के, कुल मिला के लगभग 60 से 80 मिनिस्टर्स आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये करीब करीब 20 होते हैं नंबर में और ये रूलिंग पार्टी यानी कि जो पार्टी शासन में है उनके टॉप लेवल लीडर्स होते हैं। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पे ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं ये सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सारे मिनिस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर हैं वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे श्री पीयूष गोयल ये कैबिनेट मिनिस्टर है जो हैंडल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कोल। दूसरे नंबर पे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये वैसे मिनिस्टर्स होते हैं जो
कंपैरेटिवली छोटे मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं। हालांकि ये उन्हें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से हैंडल करते हैं। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स का किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है। इस तरह के मिनिस्टर्स जो हैं ये कैबिनेट मीटिंग्स में तभी जाते हैं जब इन्हें निमंत्रण दिया जाता है। जब भी कैबिनेट मीटिंग में इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना होता है तो इन्हें बुलाया जाता है। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, ये सारे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर। तीसरे नंबर पे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनका मेन काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता करना। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, बट उनकी सहायता के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो है श्री मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जो है इनका काम ये होता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि पीयूष गोयल की सहायता करें। ठीक उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लिए भी एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनका नाम है श्री हरि भाई चौधरी। उनका भी वही काम होता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता कर सके। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इतने जो 60 या 80 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनका साथ में मिल के बैठ के डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसीलिए इन सब के बिहाफ में जो सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं कैबिनेट मीटिंग में। तो कैबिनेट जो है ये एक टीम की तरह काम करता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता के लिए रहते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जिसके अंदर बहुत सारे टॉप लेवल के सिविल ऑफिसर्स होते हैं और इनका मेन काम यही होता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के काम करने में उनकी सहायता कर सके अपना एक्सपर्टीज शेयर करके। दूसरा सवाल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट कौन करता है, कौन चुनता है इन्हें? तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, लेकिन प्रधानमंत्री के एडवाइस पे प्रधानमंत्री चुनते हैं इन्हें और उनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री अपने पसंद से किसी को भी एक मिनिस्टर का पद दे सकते हैं, लेकिन उस कैंडिडेट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। लेकिन अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है तब भी प्रधानमंत्री उसे एक मिनिस्ट्री का पद दे सकते हैं, लेकिन उस केस में 6 महीने के अंदर उसे अपने आप को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इलेक्ट कराना होगा। द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हैं सभी राज्यों के हेड। इनकी अगर पावर की बात करें तो प्रधानमंत्री की तुलना में इनके पास पावर काफ़ी कम होती हैं। इनका मेन काम ये होता है कि ये देश में सभी कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं इसकी निगरानी करना। राष्ट्रपति चुने जाते हैं सारे एमपीज और एमएलए से, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, ये सभी लोग मिल के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन से पावर्स होते हैं, राष्ट्रपति का रोल क्या होता है। लिखित रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास बहुत पावर्स होते हैं, जैसे कि जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। जितने अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स होते हैं उन पर भी हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही होता है। जितने महत्वपूर्ण पॉलिसी या फिर कानून होते हैं उनके ऊपर भी हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही होता है। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी हैं। कोई भी बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया हो वो लॉ यानी कि कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। इन सब को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति के पास तो काफ़ी पावर्स हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे पावर्स सिर्फ लिखित रूप में है, यानी कि ये सारे पावर्स सिर्फ इस तरह से हैं कि इन सब में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है, लेकिन इसके पीछे निर्णय किसी और का ही होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ये ले सकते हैं कि जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्रधानमंत्री के एडवाइस पे। ठीक उसी तरीके से जो बिल लोकसभा और राज्यसभा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होता है कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर दे। उन्हें या तो उस पर सिग्नेचर करना होगा या फिर अगर वो चाहे तो उसे पार्लियामेंट में वापस भेज सकते हैं
उनको रिकंसिडर करने के लिए, बट किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी तरह का निर्णय लेने का पावर नहीं होता है, वो सिर्फ अपना राय सरकार के सामने रख सकते हैं। इन सब के बावजूद भी राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है। जैसा कि हमें पता है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर कभी भी एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या फिर किसी कोलिशन को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उस समय सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति अपने पसंदीदा किसी भी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगाया जाएगा कि उसे एक निर्धारित समय के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। बट ये एक बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि वो अपने मनचाहे किसी भी कैंडिडेट को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिसके पास इतनी पावर्स होती हैं। तो इस पूरे लेसन में हमने जो भी पढ़ा उससे हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव यानी कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उसको हेड करते हैं। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनफैक्ट वो पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर है, उसी तरह से वो प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, जितने भी बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट, सरकारी अफसर सभी के अपने अपने लेवल पे कुछ कुछ जिम्मेदारियां हैं। इन सभी से हमको कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या होगा अगर जो पार्टी शासन में हो वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगे देश को चलाने के लिए? क्या होगा अगर देश के नागरिक सरकार के फैसलों से खुश ना हो? किसके पास जाएंगे ये? इसीलिए बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और मजबूत न्याय तंत्र का, यानी कि जुडिशियरी का। जुडिशियरी के अंतर्गत आते हैं कोर्ट्स यानी कि अदालत, और कोर्ट भी होते हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, हाई कोर्ट जो राज्य के स्तर पे होता है, और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे, और फिर लोकल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट माना जाता है हाईएस्ट कोर्ट यानी कि सबसे उच्च स्तर का कोर्ट, जहां पे किसी भी तरह के सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नागरिकों के बीच के झमेले भी सुलझाए जाते हैं, नागरिक और सरकार के बीच के झमेले भी सुलझाए जाते हैं, और किसी भी दो सरकार, कोई भी दो राज्य के सरकार के बीच के झमेले भी सुलझाए जाते हैं। इतना ही नहीं, जुडिशियरी यानी कि न्याय तंत्र जो है ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, इनका किसी भी तरह से इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो जुडिशियरी सिस्टम का हेड कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दूसरा सवाल ये आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होता है वो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका चयन करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसमें वो सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो इस तरीके से जजेस का चयन होता है। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ये अपने पोजीशन से बड़ी आसानी से नहीं हटाए जा सकते हैं। हालांकि ये नामुमकिन नहीं है, ये तभी हट सकते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स साथ में मिलके इनके अगेंस्ट अपील करें। सिर्फ वैसे ही केस में किसी भी जज को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हटाया जा सकता है। हालांकि इंडिया में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब हम बात करेंगे न्याय तंत्र के पावर्स के बारे में, यानी कि पावर्स ऑफ जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की व्याख्या करें, और वो पार्लियामेंट को भी अलाउ नहीं करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज करें।
इतना ही नहीं, जुडिशरी के पास पावर होता है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसा लगे, कोर्ट को अगर ऐसा लगे कि लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया है उसमें कुछ गलत है, या फिर एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसा किया है, किसी मिनिस्टर ने कुछ ऐसा किया है जो गलत है, तो जुडिशरी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अगर आप याद करें मंडल कमीशन की स्टोरी को, यानी कि रिजर्वेशन एक्ट की स्टोरी को, जिसमें ऐसा एक्ट बनाया गया था कि सरकारी सभी नौकरियों में 27% का रिजर्वेशन रहेगा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो जब ये नियम लागू हुआ तो देश में काफ़ी हलचल मच गई, काफ़ी लोग इससे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस फाइल हुए थे। उस समय हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना नतीजा गवर्नमेंट के फेवर में दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ साथ उसने लेजिस्लेटिव को ये भी कहा था कि वो एक अमेंडमेंट निकाले जिसके दौरान सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो भी ऐसे परिवार होंगे जिनके पास पैसे हैं, ऐसे लोगों को इस रिजर्वेशन एक्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जुडिशरी के पास इतना पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को भी चैलेंज कर सकते हैं। जुडिशरी का एक अहम काम होता है देश के नागरिकों के राइट्स के अधिकारों की मर्यादा रखना, यानी कि देश के किसी भी नागरिक के साथ कुछ गलत ना हो, इस पे ध्यान देना। एक स्वतंत्र और मजबूत जुडिशरी सिस्टम होने की वजह से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रूलिंग पार्टी है, जो आज के दिन शासन में है, उन सब के ऊपर एक दबाव बना रहता है कि वो कुछ गलत ना करे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो जुडिशरी सिस्टम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे नए लेसन के साथ।